नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बड़ी चर्चा। कोरोना की दूसरी लहर शांत हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि खतरा टल गया है और अब कोरोना की लहर का डर खत्म हो गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोरोना का डेल्टा रूप अब भारत में कहर बरपाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। डेल्टा के दो रूप हैं जो भारत के लोगों की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चार वजह है जिसके चलते अभी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। पहला कारण देश में डेल्टा प्लस की दस्तक। दूसरा कारण अभी तक 22 केस मिल चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना की थर्ड वेव नहीं आएगी, या क्या जो लापरवाही है वो कितनी घातक साबित होगी थर्ड वेव को लेकर। साथ ही साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर नमस्कार। राजेश जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। तो डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि डेल्टा प्लस और डेल्टा, जो ये दो वेरिएंट्स की बात आजकल लगातार इसकी चर्चा हो रही है और लोग भी परेशान है इस नए वायरस को लेकर, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी कि क्या इनमें अंतर क्या है, डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट में। कीर्ति जी, जो कोरोना वायरस है ये कई प्रकार से म्यूटेट होता है, क्योंकि ये कोविड फैमिली का जो वायरस है या जो कोरोना वायरस फैमिली होते हैं, जो आरएनए वायरस होते हैं टिपिकली, ये नोन है। इनमें बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं। हम जब म्यूटेशन की बात करते हैं तो कोरोना वायरस में कम से कम 10,000 म्यूटेशन अभी तक नोन है। लेकिन हम उन म्यूटेशन को ध्यान में रखते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, या जिसको हम बोलेंगे म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसमें गेन ऑफ फंक्शन होता है। अगर हम बात करें तो जो अल्फा वेरिएंट था, B1617, जिसको नाम दिया गया था, जिसको हम लोग यूके स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, ये स्ट्रेन पहली बार यूके में, ब्रिटेन में आया था। उसके बाद से हमने देखा कि पिछले साल के लिए हमारे देश के पंजाब के हिस्से में आया, जहाँ पे बहुत ज्यादा आवागमन होता है पंजाब और ब्रिटेन में। और फिर हमने देखा कि महाराष्ट्र में आया। उस प्रकार से पूरी एक हमारे देश में दूसरी लहर जो शुरू हुई थी, जैसा कि बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना था कि पूरे देश में जो दूसरी लहर है ये किसी नए वेरिएंट की वजह से है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शुरुआत में इसको इंडियन वेरिएंट नाम दिया था, या इसको जो है B1617.2 म्यूटेशन यानी कि बीटा वेरिएंट नाम दिया था। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये सारे जो क्लासिफिकेशन होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों के बहुत फाइनल डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिनोमिक सीक्वेंसिंग का जो डाटा है उसको अगर आप देखें तो 10,000 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं कोरोना वायरस में। खास बात ये कीजिए कि अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो 1917 से लेकर 1919 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू का एक पूरा का पूरा 2 साल का पीरियड था, कोरोना काफी हद तक उसी से मिलता जुलता है। और जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये है कि कोरोना वायरस बेसिकली लैब में तैयार किया हुआ है, लैब में लीक हुआ एक बायोलॉजिकल वेपन। तो जिस प्रकार से ये म्यूटेशन कर रहा है और जिस प्रकार से म्यूटेशन इस प्रकार से हो रहे हैं कि वो वैक्सीन को निष्प्रभावी कर सकते हैं, तो ऐसे म्यूटेशन जाहिर तौर पर बहुत ही बड़े खतरे की डॉक्टर तरफ राजेश, इशारा आपने करते हैं। कहीं ना कहीं अभी ये चीज बोली है कि इसे बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर माना जा रहा है, तो ये नेचुरली वायरस फैला हुआ नहीं है, इसे हम बायोलॉजिकल वेपन की तरह देख रहे हैं। और ये कितना घातक जी होगा अगर ये बायोलॉजिकल वेपन है तो, क्योंकि लगातार तीसरी जी लहर की बात हो रही है। कीर्ति जी, अगर हम देखें ठीक से तो 2006 में एक पेपर पब्लिश हुआ था। इसके पहले मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, साधारण शब्दों में मैं जो आपके दर्शक हैं उनको समझाने के लिए बताऊंगा जी। कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही जबरदस्त तरीके की समानताएं मिलती हैं अगर हम HIV वायरस की तरफ देखें और हम कोरोना वायरस की तरफ देखें। सिमिलैरिटी नंबर 1 कि HIV वायरस और कोरोना वायरस दोनों ही RNA वायरस। जी। सिमिलैरिटी नंबर 2 कि दोनों ही वायरसेस आपके इम्यून सिस्टम के साथ खेलते हैं। HIV वायरस आपके इम्यून सिस्टम को अल्ट्रा स्लो यानी बहुत ज्यादा धीमा कर देता है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत धीमा हो जाता है और इसकी वजह से आपको जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, वो होता है। कोविड-19 क्या करता है कि आपके लंग्स में और बाकी आपका जो सिस्टम है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत तेज कर देता है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स करता है। तो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम स्टेरॉइड यूज करते हैं या इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करते हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी है दोनों की, वो इम्यून सिस्टम पे होती है। तीसरी जो बात निकल के आ रही है कि 2006 में एक पेपर पब्लिश हुआ था। उस पेपर में
कई सारे वायरसेस का नाम, तो उनमें से एक सार्स कोविड वायरस भी था जो एज ए वेक्टर, वेक्टर बोले तो मतलब माध्यम, जी जैसे कि अगर आपको ज्ञात हो तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, उसमें चिंपैंजी एडिनो वायरस के जो जेनेटिक कंपोनेंट है आरएनए के साथ में जो स्पाइक प्रोटीन का कंपोनेंट है कोरोना का, वो मिला के तब एक वायरस वैक्सीन वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया गया। वैसे ही ये जो वायरस था, जो आरएनए वैक्सीन थे जिनका जिक्र 2006 के उस पेपर में है, उनका इस्तेमाल एचआईवी की वैक्सीन बनाने में किया जाना था। खास बात ध्यान दीजिए, कीर्ति जी 40 साल से ऊपर हो गए हमारे पास एचआईवी वायरस आए हुए, वो भी आरएनए वायरस है, लेकिन कोई क्रेडिबल इम्यूनिटी नहीं। या यूं मैं बोलूं कि जैसे कोरोना की वैक्सीन आई है और कंपनी क्लेम करती है कि वैक्सीन किसी किसी 78% है, 80% है, 90% है। फॉर दैट मैटर अगर मैं एचआईवी की वैक्सीन को रिप्लेस कर दूं और कोई ऐसी कंपनी जो एचआईवी की वैक्सीन बनाए और कहे कि साहब ये वैक्सीन 90% इफेक्टिव है, तो क्या उसके बाद जो रिकमेंडेशन है नॉर्मल जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एचआईवी का, उससे बचने के लिए कहा जाता है कि बैरियर मेथड या कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या अगर कल कोई वैक्सीन ऐसी कोई आ जाती जो कहे कि हम 90% ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकते हैं एचआईवी को, तो क्या उसके बाद क्या बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति उस वैक्सीन को लगवाने के बाद बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को बंद कर सकता है? बिल्कुल डॉक्टर हैविंग राजेश, ये बड़ा सवाल भी है क्योंकि लगातार हम भी ये देख रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन के डोजेस लिए भी हुए हैं वो भी संक्रमित हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो संक्रमण से बच रहे थे, लेकिन जो थर्ड वेव की बात हो रही है तो कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, जहाँ जिन्हें कोरोना हो गया है, वो इससे सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा घातक नहीं होगा। तो आप क्या किस हद तक इसे सही मानते हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद आप उस खतरे को मतलब आप उस खतरे से बच जाएंगे? कीर्ति जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं साधारण भाषा में, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है हर इंसान को समझने के लिए, जी बिल्कुल। साधारण भाषा में बताना चाहूंगा। हम लोग और आप अक्सर अपने घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे कि मॉर्टीन या गुड नाइट ये सब इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी मॉस्किटो रिपेलेंट को 24 घंटे जला के रखिए अपने घर में, तो आप देखेंगे शुरू के कुछ दिनों में तो सारे मच्छर भाग जाते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लगातार उसका इस्तेमाल करते जाते हैं तो मच्छर जो होते हैं वो अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। तो बाद में आप देखेंगे कि 6 महीने लगातार आप वही मॉस्किटो रिपेलेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही गुड नाइट या वही कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखते हैं बाद में मच्छर जो होते हैं उसके प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं। धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता में उसमें निर्भर करती है, बन जाती है। कोरोना के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन किसी के प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम का मतलब जो सामने है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं और मेरी पूरी फैमिली और साथ में मेरी जो डॉक्टर वाइफ है वो भी अक्टूबर में कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे, अक्टूबर 2020। जी 6 महीने बाद हम सबको दोबारा कोरोना हुआ। फर्क क्या था कि मेरे जो फादर इन लॉ थे उनको वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी थी, और जो मेरी वाइफ है डॉक्टर है, क्योंकि वो हेल्थ लाइन फ्रंट लाइन वर्कर है, तो उनका ये ऑब्लिगेशन था कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है। तो उन्होंने भी वैक्सीन की सारी दोनों डोजेज लगवा ली थी, और वैक्सीन लगवाने के 4 से 6 हफ्ते बाद जबकि क्लेम किया जाता है कि इम्यूनिटी आपकी आ चुकी है, तब उनको कोरोना हुआ। तो कहने का मतलब जो मेरा अभिमान था कि मुझे एक बार कोरोना हो चुका है, मुझे दोबारा कोरोना नहीं हुआ, मेरा ये अभिमान टूटा। जो मेरी वाइफ का अभिमान था कि साहब मुझे तो कोरोना भी हो चुका है, मैं कोरोना से ठीक भी हो चुकी है और मैंने वैक्सीन भी लगवा ली है, उनका भी ये अभिमान टूटा। तो एक वायरस ने अपने स्वरूप को परिवर्तित करके हमारे जो दोनों जी तथ्य थे लेकिन डॉक्टर जिस राजेश, उस पे आप एक जो बात कह रहे प्रश्न हैं मार्क मैं चिन्ह लगाया बिल्कुल है। बहुत अच्छे से, आपसे बहुत बार हमारे साथ चर्चा भी हो चुकी है आपकी, और आपने बहुत बार ये बात बताई भी है कि मैं वैक्सीन की डोजेस लेने के बाद भी संक्रमित हुआ, और जो ये नहीं, मंशाएं। मैंने वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली है। ओके। वैक्सीन की दोनों डोज मेरी वाइफ ने ली थी, उसके बाद हम दोनों जी संक्रमित वही मेरा कहने का मतलब था। लेकिन ये मेरा सवाल ये है, जो तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब काफी आबादी जो है भारत की वो संक्रमित हो गई। अगर हम डाटा की बात करें तो हालांकि उसमें ये मेंटेन नहीं होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि काफी ज्यादा आबादी जो इन्हें जो रिकॉर्ड्स में शामिल है और जो रिकॉर्ड्स के बाहर है, काफी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की थर्ड वेव आई ही ना। तो किस हद तक आप इसे सही मानते हैं? कीर्ति जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कीर्ति जी अभी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सीरो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसका भी यही कहना था कि प्रदेश में हर 2 में से 1 व्यक्ति कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज हो चुका है। वर्चुअली अगर मैं इसे मानूं तो कीर्ति जी ये एक जो एक्सेप्टेंस है, जो सरकार की स्वीकार्यता है कि हर दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस का एक्सपोजर हो चुका है,
ये सरकार के सारे दावों की पोल खोलती है। दावा नंबर 1 कि हमारे यहाँ केसेस कम आए, बिल्कुल झूठ। आप इतने नंबर पे टेस्ट ही नहीं कर पाए, इतने सारे केसेस आए। ये वेव नहीं थी, ये सुनामी थी जिसने आपकी ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन को एक्सपोज कर दिया है। इसीलिए डॉक्टर अब राजेश चिंताएं ज्यादा ये बढ़ जो गई है। फैक्ट है जी जी, इसीलिए चिंताएं ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि दूसरी लहर में हम लोग ने देखा कि किस तरह से बिल्कुल वेव आई थी और हमने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था हमें। जी बिल्कुल। अब अगर मैं ये मानूं कीर्ति जी की हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो B1617.2 जिसे हम बीटा वेरिएंट बोलते हैं जी उससे एक्सपोज हो चुकी है। तो अब जो नया प्रजाति आएगा वायरस का या जो नई स्ट्रेन आएगी उसके प्रति हमारे अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी 3 से 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। कीर्ति जी बहुत अच्छी बात है कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है। कल लगभग हम लोग 86 लाख लोगों को मतलब 8.6 मिलियन लोगों को एक दिन में हमने वैक्सीनेट किया। ये बहुत बड़ी संख्या है किसी एक पूरे देश की पॉपुलेशन के बराबर। लेकिन जो बॉटम लाइन है कीर्ति जी वो ये है कि हम एक ऐसे वायरस का मुकाबला कर रहे हैं जो खरगोश की तरह से तेजी से चलता है और हमारा जो प्रोजन सिस्टम है वो कछुए की रफ्तार से चलता है। तो एक खरगोश को आप कछुए की रफ्तार से चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी तीसरी वेव आएगी, ईश्वर ना करे तीसरी वेव आए, मैं गलत हूँ, लेकिन जब भी कभी किसी की तीसरी वेव आएगी तो वही हाल होगा कमोबेश जो हमारा डॉक्टर दूसरी राजेश वेव ये में सवाल होगा। इसीलिए उठ रहा है क्योंकि एक और जहां विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा आबादी संक्रमित हो चुकी है तो कहीं ना कहीं थर्ड वेव ना आए। वहीं अभी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये बयान दिया है कि हो सकता है 6 से 8 हफ्तों में थर्ड वेव आ जाएगी और लगातार अगर हम आईआईटी की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि हो सकता है, उन्होंने तो 3 फेजेस तक डिवाइड कर दिए हैं कि अगर पहली स्टडी में उन्होंने कहा है कि कोविड हो सकता है आफ्टर वैक्सीन के बाद सितंबर में आए और उसके बाद उसकी जो ज्यादा है इन्फेक्टेड होने की वो और भी ज्यादा अक्टूबर नवंबर तक बढ़ जाए। तो उन्होंने फेसेस तक डिवाइड कर दिए हैं कि इसमें टाइम में कोरोना आ सकता है अक्टूबर में और वो नवंबर तक बढ़ सकता है या फिर अगस्त में भी आ सकता है और सितंबर पीक हो सकता है। तो इस तरह से जो लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं और अलग अलग तरह से कहीं ना कहीं ये चेताया जा रहा है कि अभी आपको जरूरत है सचेत रहने की। जिस तरह से अनलॉक का प्रोसेस जो खोल दिया गया है और लोग एक बार फिर से वही लापरवाही पर उजागर हो गए हैं। जी कीर्ति जी, जो स्टडी और जो प्रेडिक्शन आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कीर्ति जी कि उनका जो प्रेडिक्शन है वो सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। मैथमेटिक्स कभी भी बायोलॉजी को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती है। बायोलॉजी में अगर किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं तो उसकी जीरोक्स कॉपी नहीं होते हैं, अलग अलग बच्चे हैं। तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में फर्क होता है। मेरे हिसाब से कीर्ति जी किसी भी प्रकार से अगर आपको कोरोना वायरस से इम्यूनिटी मिलती है, देखिए कोरोना वायरस स्वयं एक नेचुरल एंटीजन है और जो आप वैक्सीन दे रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल एंटीजन है। तो जो नेचुरल एंटीजन आपको इम्यूनिटी देता है वो भी 3 से 6 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। तो जो आर्टिफिशियल एंटीजन आपको इम्यूनिटी दे रहा है यानी कि जो वैक्सीन आपको इम्यूनिटी दे रही है वो भी लगभग 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। आप भारत को एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी जैसा समझिए जिसमें 1000 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 100 आदमी बैठे हुए हैं और आपके पास पानी भरने के लिए 10 पंप हैं। जब तक आप एक सिरे से पानी भर के दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं, जो जिन डब्बों में आप पहले पानी भर चुके हैं उनमें जो आती हैं उस पानी का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर दीजिए, यानी कि वो एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि वो खाली हो जाएगा। तो बाय द टाइम यू कंप्लीट अ सर्कल, जो शुरू के डिब्बे थे वो खाली हो चुके होते हैं। इम्यूनिटी के साथ भी यही होगा क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। ये ऐसा नहीं कि हमें 15-20 दिन का वक्त लेती है कि आज शुरू होगी तो पहुंचेगी। इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर, ये जंगल की आग की तरह फैलती है। तो अगर कहीं पे पॉइंट म्यूटेशन होता है या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो इट विल बी हाईली प्रोबेबल कि बहुत तेजी से फैलेगा और हमें बचने का मौका नहीं मिलेगा। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। पहला, जो स्ट्रेटेजी वैक्सीनेशन की चल रही है वो चलने दिया जाए। वैक्सीनेशन से एट द मोस्ट हमें हो सकता है कि हम ये जो प्रोबेबिलिटी है थर्ड वेव की आने की इसको हम डिले कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, लेकिन जो हाँ ठीक है, दूसरा आप अपना तरीका है कंप्लीट कर एस्पेक्ट है लीजिए। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस पे और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि हमारे जो देश के निर्माता लोग हैं, नीति निर्धारक लोग हैं, वो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपनी तरफ से पहल लेनी चाहिए क्योंकि देश की जनता की जीवन की रक्षा करना, वो राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना या डॉक्टर देश की राजेश, रक्षा इस वक्त करना, जरूरत वो है हेल्थ केंद्र सिस्टम सरकार को की और जिम्मेदारी अपने है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं इस वक्त कि पहली लहर आई वो घातक थी, उसके बाद दूसरी लहर उससे ज्यादा घातक थी। तो ये जो ग्राफ है
लगातार जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं कोरोना के, तो ये क्या ग्राफ लगातार ऊपर ही जाएगा, या आपकी थ्योरी क्या कहती है कि वायरसेस में क्या ऐसे भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है कि फर्स्ट वेव घातक थी, सेकेंड उससे ज्यादा, तो थर्ड हो सकता है थोड़ा सा लो पर आए, या ऐसा कुछ अगर आप को पता हो बायोलॉजिकल ऐसा कोई सिस्टम, या ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा? कीर्ति जी, मैं जी हिस्ट्री को बहुत पसंद करता हूँ। इतिहास कहा जाता है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता या जो इतिहास नहीं पढ़ता, इतिहास नहीं समझने का प्रयास करता, कोई वही गलतियां बार बार दोहराता है। हमें इससे निपटने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा एविडेंस है वो 1917 से 1919 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसने बिल्कुल। यूरोप में, अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जनहानि की। हमारे साथ अच्छी बात ये थी कि उस समय हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे या जो अंग्रेज थे उनके गुलाम थे, और भारत सिर्फ भारत नहीं था, एक बृहद भारत था जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था और पूरा पाकिस्तान शामिल था। और क्योंकि उस समय हमारे बंदरगाहों पे ही बाहर से आवागमन होता था, तो जो इफेक्ट था स्पेनिश फ्लू का इंडिया में, वो ज्यादातर हमें जो पोर्ट एरियाज हैं, जो समुद्र के किनारे के तटीय हिस्से हैं, जैसे कि आपका बंगाल हो गया, कोलकाता हो गया, या इधर का गुजरात वाला हिस्सा हो गया, उधर ज्यादा मिला था। गांव तक हमारे ये स्पेनिश फ्लू का संक्रमण नहीं पहुंचा था। कोरोना के साथ दूसरी बात है कीर्ति जी, ये संक्रमण पूरी हद तक हमारे गांव तक पहुंच चुका है। और समस्या क्या है कि जो सरकार है वो अभी भी पूरी तरह से इसको समझ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है। सर, ये बायोलॉजिकल वॉर है। आप इस बायोलॉजिकल वॉर के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। क्यों? जितना ज्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे, जितना ज्यादा आप और ज्यादा चीजों को इनफोकस करते जाएंगे, वायरस क्या है अपने आप को और तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन करके आप टाइम तो बाई कर सकते हैं, आप आने वाली वेव को डिले कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो आएगी फिर आपकी हालत वैसी होगी जैसे दूसरी वेव में हुई थी। बचने के लिए आपको चाहिए कि एक युद्ध स्तर पे, जैसे जब लड़ाई होती है तो जहां जहां सैनिकों का स्टेशन होता है, बंकर बना दिए गए, हर सैनिक वहां पहुंच गया, जो उसको काम करना चाहिए सारे औजार वहां पे जाके काम कर रहे हैं। ऐसी योजना बनाई जा सकती है। भारत में बहुत सारे लाखों डॉक्टर हैं जो हर साल पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको चुना जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। चीजें बहुत इम्पॉसिबल नहीं है चीज, लेकिन हम अगर अपनी सारी की सारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी, को लेकर गति इंग्लिश में देने एक की कहावत जरूरत है है, कि टू बिल्कुल। पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन को गति देने की जरूरत है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो मैं भी समझ रही हूँ कि एक डोज लग गई एक इंसान को, उसके बाद टाइम निकल गया, फिर दूसरी डोज हम किसी और व्यक्ति को कुछ टाइम के बाद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उस वक्त तक के लिए है और दूसरी। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर, लगातार बच्चों की वैक्सीन पर भी चर्चा हो रही है, और आप जानते भी होंगे, आप उसको बारीकी से समझ भी रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है जो ये लगातार बच्चों की वैक्सीन की बात हो रही है, ये कितनी कारगर होगी बच्चों के लिए? इस पर अभी तक क्या किसी रिसर्च भी आपका निकल कर आया कोई है? भी वैक्सीन जो होता है, जी कोई भी वैक्सीन जो होती है वो पहले एडल्ट में ट्राई की जाती है, फिर बच्चों में ट्राई किया जाता है, और बच्चों में ट्रायल अगर सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो हम उसको लॉन्च करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वैक्सीन जो होता है एक बायोलॉजिकल एजेंट है। आप बायोलॉजिकल एजेंट जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब कीजिए कि किसी बच्चे में अगर आपने 5 साल की उम्र में वैक्सीन लगाई है, तो जब तक वो बच्चा 50 साल तक सर्वाइव नहीं करता और आप उसको आने वाले 50 साल तक ऑब्जर्व नहीं करते, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल कितना है। पहली बात, बहुत सारी डिजीजेज हैं बच्चे में, जैसे ऑटिज्म बोलते हैं या एडीएचडी बोलते हैं, और भी कई सारी टाइप के सिम्टोम हैं जिनकी इम्यूनोलॉजिक बेसिस कही जाती है। इम्यूनोलॉजिक बेसिस का मतलब कि वो बीमारियां आपके इम्यून सिस्टम के क्रॉस रिएक्शन की वजह से हो रही है। एग्जैक्ट कॉज क्या है उनका नहीं पता। तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो कोविड-19 वायरस है उसके जी में जो इम्यूनिटी होती है, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एंटीबॉडीज पे भी और जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसमें CD4 CD8 टी सेल्स आती है। तो क्योंकि ये दोनों सेल्स बच्चों में थाइमस ग्लैंड्स होती हैं और भी जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो बच्चों में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बड़ों से काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे लगता है अननेसेसरी बच्चों को वैक्सीन के लिए सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। देख लेना चाहिए कि सेफ्टी कैसी है और लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल कैसा है, और उसके बाद ही बच्चों में वैक्सीन अप्रूवल मिलना चाहिए। सेफ्टी एक अलग चीज,
बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ये तो है, सेफ्टी अब अपनी जगह है, लेकिन तीसरी लहर की बात हो रही है, लेकिन तीसरी लहर से बचाव के लिए सुझाव नहीं आ पा रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर किस तरह से सतर्क जनता को किया जाए, किस तरह से उन्हें सजग किया जाए कि अभी वेव खत्म नहीं हुई। हालांकि आपकी घर को चलाने के लिए और जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए कहीं ना कहीं अनलॉक का प्रोसेस करना भी जरूरी था, क्योंकि लोगों के काम धंधे ठप थे और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी निभानी है पूरी जनता को। कीर्ति जी, सचिव वैद गुरु तीन जो श्री बोले भय आप, राज धर्म तन तीन कर कोई देगी ना। श्री रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सचिव मतलब सेक्रेटरी, वैद मतलब जो ट्रीट करता है डॉक्टर, और गुरु जो आपके गुरु होते हैं। अगर आपसे झूठ बोलते हैं तो राज का, राष्ट्र का, धर्म का और जो आपका शरीर है उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। सरकार को डिनायल मोड में नहीं होना चाहिए, सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि साहब हमारे 3,90,000 ऑफिशियली लोग मरे हैं और मृत्यु का आंकड़ा इससे कई ज्यादा है। और जिस तरह से केसेस की लगभग जो हमारी रिपोर्ट आई है कि लगभग हर दूसरा व्यक्ति कोरोना वायरस में एक्सपोज हो चुका है, तो उसका मतलब ये लहर नहीं थी, सुनामी थी। और सरकार को इस समय लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए कि हम एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, हमें इससे निकलने के लिए हमारा साथ दीजिए। सब लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे। और सबसे पहली जो जरूरी बात है, जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन खुल गया है तो लोग एकदम गैर जिम्मेदार बिहेव कर रहे हैं, तो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्पेनिश फ्लू जो हमारा 100 साल पहले आया था उससे अगर हम सबक लें तो जो बिहेवियर है, क्योंकि उस समय तो कोई वैक्सीन थी नहीं, फिर भी 2 साल तक ये फ्लू चला था और बहुत भारी पैमाने पे चला था, कई सारी वेव्स आई थी। तो ये मान लेना कि वैक्सीन चल रही है और हम वेव से उभर चुके हैं, दूसरी वेव नहीं आएगी या तीसरी वेव नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा ऑप्टिक अप्रोच होगा, या जिसे बोलेंगे बहुत बड़ा जो स्थिति के है इसको अस्वीकार करने वाली बात होगी। तो सबसे पहले सरकार को स्वीकार करना चाहिए, लोगों से बोलना चाहिए कि साहब बहुत बड़ी विपदा थी और अब आईआईटी की विपदा आ सकती है, आप लोग सजग रहिए, मिलकर काम करिए। और जिस प्रकार से आपको याद होगा क्योंकि एक समय पे जब युद्ध छिड़ा था पाकिस्तान से, तो इंदिरा गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि वो गहने दान करें। तो उस समय लोगों ने गहने जो दान किए थे वो कांग्रेस पार्टी को नहीं किए थे, वो देश की सुरक्षा के लिए हमारी देश की जो सरकार है उसको दान किए थे। आप समझिए, हमारे देश का 1% जीडीपी का हिस्सा खर्च होता है स्वास्थ्य पे, और हम 21% खर्च करते हैं अपने डिफेंस पे। किस चीज का डिफेंस? जब आपके 3,90,000 आपके घर में ही मारे गए और वो भी बायोलॉजिकल वॉर से मारे गए, तो आप किस चीज के डिफेंस की बात कर रहे हैं? आपको चाहिए आप पब्लिक इश्यूज निकालिए, लोगों से विनती करिए कि हम एक बहुत बड़ी विपदा में फंसे हैं, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को पैसा चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए लोगों से डोनेशन मांगिए, और जो 1% आप जीडीपी का खर्च कर रहे हैं उसको मेक इन इंडिया के थ्रू कन्वर्ट करके कम से कम 20 से 30% जीडीपी का उससे खर्च करिए। 3 से 6 महीने में हमारे पास एक ऐसी कार्य योजना है जिसमें आप, जैसे आयरन डोम नहीं होता है, आपने देखा होगा इजराइल और गाजा पट्टी में लड़ाई चली थी, गाजा से रॉकेट आ रहे थे, इधर से इनका आयरन डोम उस रॉकेट को न्यूट्रलाइज कर रहा था। तो हमारे पास एक ऐसा जरूरत है सिस्टम कि होना हम चाहिए। जनता को इकट्ठा करें, देश को एकत्रित करें और इस वॉर के अगेंस्ट, चाहे ये बायोलॉजिकल हो या फिर नेचुरल हो, लेकिन इसके अगेंस्ट लड़ना तो हमें एक साथ मिलकर ही है। जी बिल्कुल, हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तभी इससे जीत पाएंगे, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि चीजों को ओपन, एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए सरकार को, श्वेत पत्र, एग्जैक्टली हुआ क्या था, हमारी कमियां कहाँ थी, ताकि हम आगे उसको साबित कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि जो समस्या की बात क्या है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी भी देखिए एक लहर खत्म हुई, उस लहर से जो मरे हुए लोगों के शव जो गंगा के किनारे दफन थे वो बहे भी नहीं थे। और उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स की बयान है वो चल उठी कि 2022 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल जैसे बोलते हैं अधीरता है, जो राजनीतिक अधीरता, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हर बार आप कुछ ऐसा बता के जाते हैं जिससे हमारी जनता को थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार नए वेरिएंट की बात हो रही है और नए कोरोना की बात हो रही है, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, उसको लेकर जिस तरह से नए दावे किए जा रहे हैं उस पर
आज हमने चर्चा की और हमने जाना कि इस वायरस को कैसे समझ सकते हैं। और जहां दूसरी ओर थर्ड वेव की बात हो रही है तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेता दिया है कि 6 से 8 हफ्तों में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे सकता है। और इस बार ये लहर कितनी घातक होगी, इसका पीक कितना ज्यादा कब आ सकता है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास चेतावनी नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी आप ही जनता है, तो आप लोग को एक साथ होकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो सबसे जरूरी है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाँ, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कोरोना की थर्ड वेव से बचने के लिए हमें खुद सजग होना पड़ेगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ बड़ी चर्चा लेकर। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।